record. So considering further into mole Faraday concept. Now, if I'll just quickly recap what we done yesterday. मैंने आप लोगों को बताया था कि मोल फैराडे का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है to find out the amount of product which is formed at cathode anode during electrolysis, right? Second, all these calculations, mole Faraday calculations are about electrolysis, not electrochemical cell. They're about electrolytic cell. ठीक. और थर्ड फिर वो जो मैंने फार्मूला लिखा था फैराडे का F equals to L into E, where F Faraday, unit Faraday, L Avogadro's constant है और E charge on electron है. So unit Faraday is 96,500 coulombs, which is constant. तो अगर मैं expression को फिर लिख दूं board पे, the one that we used yesterday. So 1 Faraday equals to 1 mole electron. That is 6.02 into 10 to the power 23 electrons to be exact. That equals to 96,500 coulombs. So ये बनता है वो पूरा स्टैंडर्ड रिलेशन. और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power -19 coulombs. तो अब कल के हमने दो जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे ये थर्ड एग्जांपल आप ऐड कर लें. बट इसमें हम लोग aqueous solutions की electrolysis को कंसिडर करेंगे. So for molten salts, I said कि आप वो evaporating dish और continuous heating और tripod stand वगैरह दिखाएंगे, right? क्योंकि अगर आप heating बंद करें तो वो solid बन जाएगा और solid बनेगा तो वो current pass नहीं करेगा. But for the solutions, aqueous solution, dilute or concentrated, we don't do it at high temperature, we do it at room temperature. उसके लिए फिर हम ये बीकर ही बनाते हैं. ये P5 के लिए डायग्राम्स चाहिए होती हैं. P4 में मोल फैराडे की डायग्राम्स आपसे पूछता कोई नहीं है, कभी आ जाए तो अलग बात है. तो अगर सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर है तो बीकर बस बना दें. एंड इन द बीकर वी शो द इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, कैथोड एनोड. So let's say if this was dilute NaCl solution. Now from this dilute NaCl solution, we pass a current of 20 amperes for 30 minutes. And we were finding volume of gas at cathode and mass of gas at anode. तो जो कैथोड पे बन रही है गैस उसका हमने वॉल्यूम निकालना है और जो कैथोड पे गैस बन रही है उसका मास. अब इसके स्टेप्स और मेथड सारे सेम है. इनफैक्ट लाइक इस क्वेश्चन में और कल जो हमने किए थे उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है. और अगर मुझे डाउट ना हो कि आप उसको गलत कर सकते हैं तो आई वुड हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. आई विल स्टिल गिव यू अ हिंट और वो लिंक करता है ओ लेवल से, ठीक है. बट अगेन यू वुड नॉट ट्राई टू वेस्ट टाइम. तो फिर मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ. आप लोग मुझे बताएं कि इन डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन हाउ मेनी आयंस डू आई हैव देयर? 4, राइट? एंड कुड यू ट्राई एंड लेबल देम? कौन कौन से आयंस हैं? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड और अच्छा. अब जब भी एक्वियस सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाटर आयंस विल ऑलवेज बी देयर, राइट? सॉल्ट का तो हमें पता चलेगा कौन सा है, NaCl है, कोई भी है. अब ये सारे आयंस हैं. So once you have these ions present, then out of the 2 positive ions, only one can go to cathode, and then out of 2 negative ions, only one could go to the anode, right? और यहाँ आपको वो लेवल का सिलेक्टिव डिस्चार्ज सीरीज याद करना होती है, रिकॉल करना है. इनफैक्ट जब पहले डेटा बुकलेट था हमारे पास तो उसमें वो जो ये E नॉट वाले टेबल्स बने हुए हैं उसके थ्रू हम किसी भी आयन का बता देते थे कि कौन सा जा सकता है. इट वाज क्वाइट इजी.
लेकिन अब डेटा बुक उन्होंने निकाल ली, खत्म कर दी, तो अब आपको अगेन प्योरली ओ लेवल के कॉन्सेप्ट से सारा इसको रिकॉल करना है। आई होप यू रिमेंबर कि ओ लेवल में आपने वो सिलेक्टिव डिस्चार्ज सीरीज याद की होगी, पॉजिटिव आयंस की अलग है, नेगेटिव की अलग है, कैथोड और एनोड के लिए, ठीक है। उसकी बेसिस पे करते हैं। तो अभी मैं वो सीरीज लिख दूंगा सारी, ठीक है, उसको याद भी करें, फिर हम इनके एक्सपेरिमेंट्स ओ लेवल पर रिकॉल भी करेंगे, बिकॉज आई नो कैलकुलेशन फैराडे की तो सब बच्चे कर लेते हैं, गलतियां होती हैं जब इक्वेशन सही नहीं बनती। तो अभी आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, कैथोड पे सोडियम या हाइड्रोजन कौन सा जाएगा। कैथोड नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, वन ऑफ द पॉजिटिव आयन। सो विच वन ऑफ दीज टू आयन विल गो टू द कैथोड, एनीवन एल्स। हाइड्रोजन जाएगा कि सोडियम जाएगा, आ गया ना डाउट। हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज, ठीक है। तो अभी सिलेक्टिव डिस्चार्ज सीरीज में लिख दूंगा बाद में। तो बिटवीन दीज टू आयन इन दिस केस हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज, एंड in case of negative ion anode पे negative जाएगा, तो between the two negative ions the one which will discharge is hydroxide ion. In fact dilute solutions में it's very rare कि कोई और ion चला जाए, dilute mean there is a lot of water there, तो hydroxide जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आपने इसको समझ लिया तो एक और मिस्टेक इसमें स्टूडेंट्स करते हैं, वो भी ओ लेवल के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ सो दैट यू understand the importance of revising that topic in A2. नहीं करेंगे तो फिर पेपर में इधर फंस जाएंगे। So hydrogen ions will go to cathode and form what? कौन सी गैस बनाएंगे? Hydrogen gas. Hydrogen ions will always form hydrogen gas. इधर मसला आता है, hydroxide ions will discharge at anode and will form what gas? ऑक्सीजन गैस, राइट। उसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, 4OH से बैलेंस होती है, 2 वाटर 1 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड की इक्वेशन तो मैं बना दूंगा, कैथोड की आप लोग खुद बनाएं, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैथोड के लिए एटलीस्ट ट्राई करें, एनोड का मैं भी सॉल्व कर दूं। सो करना आपने इसमें क्या, पहले क्यू की वैल्यू निकालें, फिर कैथोड की इक्वेशन बनाएं, फैराडे डिसाइड करें, और चार्ज और मास की रेशियो ले लें। ओके, सो व्हाट्स द रिएक्शन एट कैथोड, बताएं क्या लिखूं। H पॉजिटिव एक्वियस आयंस प्लस कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर आपने 2H पॉजिटिव लिखा है तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। 1H पॉजिटिव लिखा है तो भी बिल्कुल ठीक है, मसला आएगा इस साइड पे। इफ देयर इज 1H पॉजिटिव तो हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन शुड आई राइट हियर, हाफ H। जब 2H पॉजिटिव लिखा है तो फिर 1H2, ठीक है। इसके साथ इसकी रेशियो से वॉल्यूम और मोल्स अकॉर्डिंगली हैंडल होंगे, तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So if I'm writing 1/2H2 gas, तो कैथोड और एनोड की इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली बैलेंस्ड होनी चाहिए, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर ऑल द टाइम। एक दूसरे के साथ आपने तब बैलेंस करना होती है व्हेन यू हैव टू मेक द ओवरऑल इक्वेशन, फिर इक्वल करते हैं इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, अभी हम ऐसा टेक्निकली कुछ भी नहीं कर रहे उसमें। सो दिस इज द इक्वेशन दैट टेल्स मी दैट टू मेक हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आई नीड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में फैराडे कितने बनते हैं, 1 फैराडे। टेक्निकली इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, these equations tell us about the Faradays, right, mole Faradays। So
हाफ मोल हाइड्रोजन गैस कम्स फ्रॉम 1 फैराडे. अब 1 फैराडे में चार्ज अगेन कितना है? 96,500. So what do we do after this is that we take the ratio between charge and what we are looking for, वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट. अगर मैं मास निकाल रहा था, मोल्स निकाल रहा था, जो भी निकाल रहा था, मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्ट रेशियो ले लें. सो चार्ज रेशियो वॉल्यूम ऑफ गैस. सो 96,500 coulombs which is 1 faraday give me half mole hydrogen gas. half mole hydrogen gas का वॉल्यूम कितना होगा? 12 dm cube. Now in my question the coulombs charge कितना था? 6,000 कितना ये कि 1200 36,000. Now for 36,000 coulombs charge, this must be x the volume. So 36,000 times 12 upon 96,500. कितना आता है? What's the answer? तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. देखिए अगर ये 2H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1H2 होगा. 1H2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 24. बट उसके 1H2 के लिए फैराडे भी 2 हो जाएंगे. टाइम्स करेंगे. अगर नहीं करेंगे फिर तो फर्क पड़ेगा. लेकिन जब आपने वॉल्यूम डबल कर दिया 24, तो उसके अगेंस्ट ये चार्ज भी तो डबल होना चाहिए ना, तो वो उस रेशियो से होगा क्योंकि 2 फैराडे में चार्ज डबल है. तो 4 पॉइंट कितना था? 48. यहाँ से 2 डेसिमल तक तो आपने मस्त लिखना है. अब बाकी अगर वो वॉल्यूम सीएम क्यूब में पूछ रहा आपसे या कुछ, तो आप 1000 टाइम्स 1000 करके बता दें उसको. वैसे नॉर्मली हम बीएम क्यूब में निकालते हैं. अच्छा, अब जो एनोड की इक्वेशन है जिसका मैं कह रहा था कि समटाइम इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं इधर लिखता हूं पहले, फिर उसके आगे आप खुद सॉल्व करें. व्हेनेवर द हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज टू द एनोड, जो दूसरा वाला है, उसमें याद रखें दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट. 4 हाइड्रोक्साइड आयन एक्विस will form 2H2O and O2 plus 4 electrons. In fact, इसको 1 O2 के गैस बैलेंस करने के लिए भी बैलेंस इट by 4 OH. And just remember that हाइड्रोक्साइड आयंस की हमेशा ये इक्वेशन बनेगी. इसमें वाटर लिक्विड रहेगा, ऑक्सीजन गैस है. And another thing very important that you need to remember here is that for this reaction, 4 hydroxide ions, the product considered is oxygen gas, not water. The product इधर तो मैंने लिख दिया ना, find the mass of gas formed at anode. अगर एग्जामिनर इधर आपको लिख देता ना product formed at anode, so the product formed at anode is considered oxygen, not water. Remember that these 4 electrons in fact come from oxygen. O minus 2 times 2 से 4 electron आते हैं, plus water stays liquid and it gets electrolyzed again in the experiment. तो oxygen हमारा product है. This is the product at anode. तो अगर इससे आगे आप इसको ट्राई करें, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, mr 32 हो जाएगा. ar of oxygen is 16 टाइम्स 4 करेंगे. 1 फैराडे 96,000, 4 मोल इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे, 4 टाइम्स 96,400. जो इक्वेशन है उसका हमें फायदे बस ये होता है इन क्वेश्चंस में कि उससे हमें फैराडे पता चलते हैं, मोल फैराडे, और वो बैलेंस इक्वेशन से पता चलेगी. डन जी. बताएं मास ऑफ प्रोडक्ट. 2 पॉइंट. देखिए ना, सेम आंसर आ रहे हैं. तो we got charge mass ratio now.
So 96,500 times 4 give me 1 mole O2 which is 32 grams. इसमें जो मिस्टेक कोई स्टूडेंट कर सकते हैं वो 16 ले लेते हैं समटाइम. O2 का MR चाहिए आपको, AR नहीं चाहिए, MR. और फिर 36,000 जो क्वेश्चन में चार्ज है उसके अगेंस्ट द मास विल बी X. तो ये 2 पॉइंट कितना था, 98 ग्राम्स. या सर. सो आई होप कि आप देखें क्यू निकालना, फैराडे इक्वेशन बना के डिसाइड करना, फिर रेशियो लेना, दैट शुड नॉट बी डिफिकल्ट. इफ अ स्टूडेंट डजंट नो दिस इक्वेशन, फिर ये मसला है. इसको एड्रेस करने के लिए I'll just quickly recap all that IGCSE O-level electrolysis experiments. उसकी वो selective discharge series भी मैं लिस्ट कर दूंगा, वो आपने याद रखनी है. और फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं उसके बाद. But still, if you have a question in this, तो आप पूछ लें पहले. Now, the selective discharge series that we follow for positive negative ions, cation, anions, वो मैं इधर लिखता हूँ. The ones that we need for A levels, मैं वही वाली लिखूंगा. It's same as IGCSE, but sometimes थोड़ा इसको बच्चे reactivity series से confuse करते हैं. Reactivity series is a different thing. Selective discharge series is a different thing. In fact, opposite concepts के साथ हैं दोनों. मैं इसको explain करता हूँ डिटेल में, लेकिन ये इसको आप reactivity series नहीं कहेंगे. This is selective discharge series. Cations के लिए अलग है, anions के लिए अलग है. Like if you got positive ions, cations, and they are trying to go to cathode, तो कौन सा आयन पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा, this selection is done on the basis of this series. That's why we call it selective discharge series, which ion discharges at cathode. And say if this is cathode here, negatively charged, तो अगर ये सब आयन जा रहे थे कैथोड पे, so the ions which are on the lower side, they discharge faster, so there is increasing discharge downward. अब इसमें मे बी कार्बन वगैरह आपको नहीं नजर आएगा, because that's part of reactivity series, and this is in fact the selective discharge series. हाँ, एक मैंने मिस किया, लेड. हाइड्रोजन से ऊपर लेड ऐड करेंगे, Pb+2, एंड देन हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. इसके बच्चों ने डिफरेंट सॉन्ग्स बनाए होते हैं, आप जरूर याद करें वो. बट पेपर में अगर वो मिक्स हो गए रिदम और म्यूजिक तो फिर बड़ा मसला है. तो प्योरली वैसे याद करें, अच्छी बात है. पोटाशियम, सोडियम, द फर्स्ट टू मेटल्स आर ग्रुप 1 मेटल्स, फिर ग्रुप 2, थर्ड, फिर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और एंड पे ये सिल्वर, गोल्ड वगैरह है. अच्छा, अब इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि द सीरीज इज रफली द सेम फॉर रिएक्टिविटी सीरीज टू. ठीक है, फर्क क्या है? सिलेक्टिव डिस्चार्ज सीरीज आयंस की होती है और सारे मेटल आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं. हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल आयन है, बाकी सब मेटल्स हैं. तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज सीरीज आयंस की है. रिएक्टिविटी सीरीज एटम्स की होती है, एटम्स की, न्यूट्रल एटम्स की. वो भी सीरीज सेम है, उसमें सिर्फ चार्ज नहीं लगता बस. और उसमें क्या फर्क है? उसमें ये होता है कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी होती है डाउनवर्ड, राइट. नीचे जाएं तो रिएक्टिविटी कम हो रही होती है. आपको पता है वहां पे टॉप पे सोडियम, पोटाशियम और हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अच्छा, इसमें एक चीज अगर आप याद रख लें, बेशक इसको लिखें मत साथ, और वो ये है कि जो ऊपर मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम फॉर एग्जांपल, और नीचे ये इनकी मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बात. अगर आप इसको समझ जाएं तो इलेक्ट्रोलिसिस में काफी चीजें क्लियर होती हैं. पोटाशियम, सोडियम मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स, और ये क्या करती हैं जब रिएक्ट करेंगी? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नीचे सिल्वर, गोल्ड
आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव मेटल, इनफैक्ट इतनी कम रिएक्टिव है गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। आप सोचें सोडियम पोटाशियम को कोई बना सकते हैं ज्वेलरी? क्या आप बॉक्स में रखा है उसको ओपन करें तो आग लग जाती है उसको। सो अगर एक मेटल हाईली रिएक्टिव है तो उसका आयन एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। मेटल इज हाईली रिएक्टिव राइट, बट उनके आयंस आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज। तो जब वो आयन बन जाते हैं तो उन्होंने किधर जाना, उन्होंने कैथोड पे जाना था। तो कैथोड उनको अट्रैक्ट ही नहीं करता बिकॉज दे डोंट हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटी टू बी एग्जैक्ट। बट ये जो गोल्ड सिल्वर है दे आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल के आयंस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं कैथोड के लिए, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। दैट्स व्हाई दे गो टू कैथोड फास्ट कंपेयर टू एनी ग्रुप 1 2 मेटल। सो इन शॉर्ट, a highly reactive metal ion is less reactive for cathode. A less reactive metal's ion is highly reactive for cathode. ठीक है, एट द एंड तो आपने ये सीक्वेंस ही याद करना है। अच्छा, इसमें नेगेटिव आयन का भी सीक्वेंस है एनाइंस का, वो भी मैं लिस्ट कर देता हूँ। एनाइंस के लिए the list is not that long. In fact, the first two ions hardly discharge anywhere, सल्फेट नाइट्रेट वगैरह। और ये सारे एनोड पे जाते हैं, इनके लिए डाउनवर्ड देयर इज इंक्रीजिंग डिस्चार्ज हियर। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो तकरीबन सब स्टूडेंट्स को पता ही होती है कि the ion which is lower in the sequence will always discharge first, right? बट जो एक्सेप्शन आ जाती है कभी, वो मैं पॉइंट आउट करूंगा। इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल हमारा उसी पे बेस करता है। वो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले थोड़ा नेगेटिव आयंस को समझ लें। You would never come across any experiment where sulfate or nitrate ions will discharge, right? इनफैक्ट इनकी इक्वेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, but it doesn't mean कि सल्फेट और नाइट्रेट कभी एनोड पे जा नहीं सकते। They can go and they make sulfur dioxide, nitrogen dioxide, all these gases. So just remember कि when sulfate and nitrate will be asked in question which never been asked, they'll give you the list of products. ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़े, जो प्रोडक्ट को बता रहा है कि जी ये बनता है तो बना दें। क्लोराइड आयन will always form chlorine, bromine, iodine. हाइड्रोक्साइड आयन will form oxygen, जिसकी इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी। ठीक हो गया। dilute solutions में hydroxide ion is always considered preferred for anode, but if the weaker ion concentration is large, ठीक है, जो आयन्स ऊपर हैं वो वीक हैं, if the weaker ion concentration is large like chloride ion, तो फिर weaker ion can discharge against the stronger if the difference between the two ion is not more than two ions। इसको मैं एक दफा बोल के फिर लिख भी दूंगा। अगर आप सोचो कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेरे पास कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है, इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल हम उसी के करेंगे। अभी मैंने आपको मोल्टन NaCl कराया था कल क्वेश्चन, आज मैंने आपको डाइल्यूट NaCl कराया। तो डाइल्यूट में OH ion went because its concentration was high and that was attracted to the anode. The third scenario is concentrated NaCl solution, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन। तो ब्राइन के केस में when chloride and hydroxide are in competition, तो फिर कंसंट्रेटेड NaCl में क्लोराइड की कंसंट्रेशन OH से ज्यादा होगी। क्लोराइड अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना आपके पास, तो फिर आपने देखना है कि वो आयन OH आयन से कितना डिफरेंस पे है। अगर OH आयन से उसका डिफरेंस 2 आयन से ज्यादा है तो फिर कभी नहीं जाएगा वो वीक, फिर OH ही जाएगा। बट अगर OH आयन से वो सिर्फ 2 आयन अपार्ट था तो फिर वो चला जाएगा, जैसे क्लोराइड आयन। लाइक इसीलिए क्लोराइड कंसंट्रेटेड नाइट्रेट सल्फेट्स के केस में कभी भी नाइट्रेट सल्फेट नहीं जाते, क्योंकि उनका डिफरेंस इनसे ज्यादा है, OH से OH ही जा रहा होता है। इधर नेगेटिव आयन में तो इतना मसला नहीं होता, ये पॉजिटिव आयन के केस में थोड़ी एम्बिग्विटी रहती है। अब आप देखें डाइल्यूट NaCl में कंपटीशन किसका था, डाइल्यूट NaCl में कंपटीशन था हाइड्रोजन आयन का और सोडियम आयन का। अब आप देखें सोडियम और हाइड्रोजन में डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 आयंस का है।
अगर तो डाइल्यूट है फिर तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा, बट इवन इफ NaCl was concentrated, तो concentrated NaCl में I'll have more sodium there, right? But still hydrogen ions will discharge क्योंकि इनका difference is much more than 2 ions. In fact, hydrogen ion के against कोई जा सकता है अगर concentrated, it could be lead, tin और iron maximum इस सीरीज में, ठीक है, not just more than 2 ions apart. तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं इधर कि weaker ion can discharge against stronger in a concentrated solution if it is not more than 2 ions apart from stronger ion. अगर तो वो 2 आयंस अपार्ट है तो फिर तो चला जाएगा, लेकिन अगर उससे ऊपर है, ज्यादा डिफरेंस है, फिर नहीं जाएगा, फिर उसकी जो डिस्चार्ज पावर है कैथोड एनोड के लिए वो बहुत कम होती है. अब इसको अप्लाई करने के लिए जो एग्जांपल हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन फैराडे में, वो आई थिंक आज के क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड वन, थर्ड वन थी. वी डन 2 एग्जांपल्स टुडे, राइट? थर्ड क्वेश्चन में ये ऐड कर लें. आई थिंक एक ही की है हमने आज, है ना? ये नंबरिंग गलत नहीं करेंगे, 2 करेंगे इसमें. अब अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है एक बीकर में, और इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में बाय द वे कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ये आपने याद रखना है. एक टाइम था जब एएस में भी इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, तो ये ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस इंडस्ट्रियल स्केल प्रोसेस है. इनफैक्ट क्लोरीन गैस इज मेड थ्रू ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस. तो अभी भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स शुड नो कि ब्राइन इज कॉल्ड इनफैक्ट फॉर कंसंट्रेटेड NaCl. अब ये मेरे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और इसमें से मैं करंट पास कर रहा हूँ 200 एम्पियर का 5 मिनट्स के लिए, और इसमें हम फाइंड करें mass of product at cathode and volume of gas at anode. अब इसमें आपको एटॉमिक मास के वैल्यूज अगर जो चाहिए, वो क्लोरीन 35 हम लेंगे, सोडियम 23 है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 इन केस यू नीड देम. वैसे तो शायद चाहिए नहीं होंगे. अब आई रियली वांट कि ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर आप ही सॉल्व करें, फिर मैं भी वर्किंग करके दिखाता हूँ बोर्ड पे. चार्ज निकालें, इक्वेशंस बनाएं, फैराडेज निकालें, रेशोज लें.
So mass of product at cathode, that still would be hydrogen gas, I wrote. और एनोड पे बताएं क्या जाएगा. What's your product at anode? Chlorine gas, right? Because in this case chloride can discharge against OH. So उसकी equation जब आप बनाएंगे तो Faraday 2 और 1 दोनों से same आंसर आएगा. This is 200. मैंने थोड़ा जोड़ के लिखा हुआ था 200 एम्पियर times 5 times 60. So 60,000. For the first part हाइड्रोजन का, अब ये इक्वेशंस बनाना और वो सब आपको समझाने के लिए था. ठीक है, पेपर में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट वर्किंग करें. ऊपर हेडर्स बनाने की भी ऐसे जितनी जरूरत नहीं होती. सो आई नो फॉर 1 mole H2 gas it takes 2 Faraday, और फॉर हाफ मोल H2 it takes 1 Faraday. अब 1 Faraday से अगर मैं जाऊं तो इट इज लाइक 96,500 कूलम से I get 12 dm cube of hydrogen gas. Right. mass है तो फिर 2 ग्राम कि नहीं, 1 ग्राम. और अगर आपको H2 के लिए 1 ग्राम अनकंफर्टेबल फील हो तो आप इसको टाइम्स 2 करके यूज कर लें. ठीक है, वैसे H2 का हाफ मोल का मास 1 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप कि आपने शायद 1 ग्राम से किया होगा. सो 96,000 से 1 ग्राम है तो 60,000 से इट वुड बी x. तो क्या आंसर निकला? 0.62. ये रफली चार्ज थोड़ा सा हाफ से ज्यादा है तो मास भी थोड़ा सा हाफ से ज्यादा ही आएगा. 0.5 की जगह 0.62. सेकेंड पार्ट के लिए अब I'll be using chlorine gas that's formed at anode, but just remember in case of brine only that will happen, NaCl concentrated, वरना OH ही जाता. तो क्लोराइड आयन की भी वही रेशियो बनती है, क्लोराइड आयन से half Cl2 and 1 mole electron. So 1 Faraday gives me half mole Cl2, which is 12 dm cube. I could say 96,500 coulomb से we get 12 dm cube, और फिर 60,000 से it would be x. So how much would that be? हाँ, वही रफली हाफ से थोड़ा ज्यादा ही आएगा ये. अब इफ यू जस्ट रिमेम्बर दैट सीक्वेंस तो फिर इन क्वेश्चंस में मुश्किल नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं याद हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, उसका मैं एक टेबल बना दूंगा एंड पे. लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन हम टाइम वाली कर लेते हैं, जिसमें मैंने कल भी शायद बताया था कि फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन में you might get to find time and charge and current even. तो उस तरह की एग्जांपल भी एक ऐड करेंगे इधर. Now third number पे, suppose if you were asked consider electrolysis of molten silver bromide. So current of 50 ampere was passed and mass of silver deposited at cathode is 15.8 grams. So find time needed for this mass of silver. अब ये मैंने क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे पेपर में आती है चीज, वैसे लिख दी है. अब इसमें टाइम ढूंढ रहे हैं हम. तो सिल्वर ब्रोमाइड है और मोल्टन है, 50 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट आपको दे दिया है. अब थोड़ा आप खुद सोचें इसमें क्या अप्रोच होगी. एक दो स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है.
मैक्सिमम 3 स्टेप्स, तो ज़रा ट्राई करें। हाँ नहीं, ये आपको खुद गेस करना चाहिए। इसका मैं आपको तरीका बता दूं तो बहुत सिंपल है। हाँ, +1। अगर भूल भी जाए तो सॉल्ट देख लें, ठीक है, उसमें ब्रोमाइड -1 है तो सिल्वर +1 ही होगा। वैसे भी सिल्वर +1 ही रहता है। The atomic mass of silver you would need, that's 108। ब्रोमीन चाहिए नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ 79। These are the AR values जो आपको periodic टेबल से मिलती है। जो टाइम आपका निकलेगा, इट वुड ऑलरेडी बी इन सेकेंड्स। अगर उसने पूछा मिनट्स में या सेकंड्स में, मैं इधर लिख देता हूँ बाय द वे। फाइंड टाइम और मिनट्स में निकालना, जो फॉर्मूला से निकलेगा वो मिनट्स में होगा, सेकंड्स में होगा, उसको आपने मिनट में चेंज करके बताना है, या जैसे क्वेश्चन में पूछा हो। मैंने तो अभी डेटा सोच के ही लिखा है, आप लोग बताएं, पता चल जाएगा। 4.7 मिनट्स। अच्छा, हम देखते हैं अभी, किसी और ने कह दिया तो मान लेंगे पूरा। 4.7 2 8 282 सेकेंड्स, और मिनट्स में अपना हो जाएगा 60 से डिवाइड, ठीक है। साउंड्स करेक्ट। सो अगेन दैट formula q equals to I into t, तो टाइम वुड बी q अपॉन I। तो बस मुझे ये देखना है कि q तो मैं निकाल लूंगा, दिया हुआ है, सॉरी वो फाइंड करूंगा, करंट दिया हुआ है। q निकालने के लिए वी अगेन यूज दैट इक्वेशन एंड रेशियो। उसके लिए सिल्वर डिस्चार्जेस एट कैथोड, सिल्वर का चार्ज और मास रेशियो आप बना लें, और अगर इसमें आप मास स्टार्ट में लिख लें तो एक ही बात। So 1 mole of silver, which is 108 grams, comes through 1 faraday। 1 faraday का जो चार्ज होगा, it will be 96,500 coulombs। 108 के लिए इतना चार्ज चाहिए होता तो 15.8 के लिए the charge would be x। So 15.8 would be x। तो कितना चार्ज आया था यहाँ? 14,117। Now when I take this charge into the formula, upon current given 50, that gives me time in seconds upon 60 करके तो 4.87 मिनट्स। तो इतना टाइम लगेगा इतना सिल्वर बनाने के लिए, when this much current was being passed। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि कभी वो आपको प्रोडक्ट बता के टाइम वगैरह और करंट भी निकलवा सकते हैं। सो करंट निकालना पड़ जाए तो टाइम गिवन होगा फिर नेचुरली, तो फिर आप आई को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है। क्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा इन एनी केस, और वो रेशियो से आएगा, और रेशियो आती है इक्वेशन से फैराडे के बाद। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। तकरीबन टाइम हो गया, तो इसके बाद जो चीज़ मैंने करानी थी, आज पता नहीं थोड़ा हम लेट है, ये क्या चक्कर है। वो इलेक्ट्रोलिसिस का टेबल है, जो लेवल के सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो अब मैं वो कल ही कराऊंगा। उसमें आप लोगों ने सिंपल अगर ये कर सकें कि उसके एक्सपेरिमेंट्स को देख आए, वरना वो टेबल अभी मैं बनाऊंगा, फिर कल मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली वो मैं घर पे देता हूँ ट्राई करने के लिए, लेकिन कल हम पहले क्लास में करके, एक और चीज है इस टॉपिक में, वो एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैसे हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, वो कल करेंगे, फिर ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है जनाब।
ओके, अल्लाह हाफिज।